ये कहानी है मौत के खेल की, जहाँ सारे लोग अपनी किस्मत आजमाइश करने आते हैं ताकि इस खेल को जीतने के बाद उन्हें इतने पैसे मिल सके कि वो अपने सारे कर्जे को चुका सके और कोरिया के सबसे अमीर लोगों में अपने नाम को शुमार कर सके। लेकिन ये कोई साधारण खेल नहीं है। इस खेल में या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं और हारने के बाद आपको मिलता है सीधा मौत। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने साउथ कोरिया का दृश्य आता है और यहाँ पे हम कुछ छोटे बच्चों को स्क्विड गेम खेलते हुए देखते हैं और ये बच्चे इस गेम को बहुत ही चाव के साथ खेल रहे होते हैं। और यहीं पे होता है सांगी हुन और सांगी हुन का यहाँ पे सबसे प्यारा दोस्त होता है जिसका नाम है चो सांगू। और अब समय बड़ी ही तेजी के साथ बीतता है और हम देखते हैं कि सांगी हुन बड़ा हो चुका है और वो अभी खाना खा रहा है और खाते समय वो अपनी माँ से बातें कर रहा है। तब उसकी माँ कहती है कि वो भूल तो नहीं गया है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। तब वो कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं भूला और इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ उसे थोड़े पैसे देती है और कहती है कि आज अपनी बेटी को बाहर ले जाना और उसे कुछ खिला देना। लेकिन इन पैसों को देखने के बाद गिहुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतने पैसों में क्या होगा, मुझे और पैसे चाहिए। और गिहुन की माँ उससे कहती है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो पैसे कमाना सीखो। और इतना कहने के बाद वो थोड़ी और पैसे दे करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन गिहुन का इन पैसों से मन नहीं भरता, इसलिए अपनी माँ के जाते ही वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और पहुंचता है एटीएम मशीन के पास और पैसे निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने पिन चेंज कर दिया है। फिर भी गिहुन थोड़ा सोचने के बाद पिन गेस कर लेता है और अपनी माँ के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और अपने दोस्त के साथ पहुंचता है जुआ खेलने, जहाँ पे वो घोड़ों पे पैसे लगाने लगता है। लेकिन पहली बार वो जिस घोड़े पे पैसे लगाता है वो घोड़ा हार जाता है और गिहुन के आधे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन गिहुन तब भी हार नहीं मानता और इस बार वो दूसरे घोड़े पे बाजी खेलता है और ये घोड़ा जीत जाता है। इसीलिए अब गिहुन जीतता है 45 लाख वॉन और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसीलिए वो अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि आज वो उसे सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर के जाएगा। और गिहुन बातें कर ही रहा होता है तभी वो सामने से कुछ लोगों को आते हुए देखता है और ये वही लोग हैं जिससे गिहुन ने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं और ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इसीलिए अब गिहुन भागता जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं और भागते समय गिहुन एक लड़की से टकरा जाता है, लेकिन वो उस लड़की को सॉरी कह के निकल जाता है। तभी ये लोग बाथरूम में गिहुन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि उनके पैसे उन्हें अभी चाहिए। तब गिहुन कहता है कि मेरे पास अभी सिर्फ 40 लाख वॉन है, इतने अभी रख लो और बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और इतना कहने के बाद गिहुन जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है वो देखता है कि उसकी जेब फटी हुई है और वो समझ जाता है कि उस लड़की ने उसकी पॉकेट मार ली और वो सारे पैसे लेकर के चली गई। लेकिन अब इस बात पे ये गुंडे विश्वास नहीं करते और उन्हें लगता है कि गिहुन उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है। इसलिए वो दोबारा गिहुन को मारने लगते हैं और उसके खून से एक स्टाम्प पे थप्पा लगवाते हैं कि अगर उसने 1 महीने में सारे पैसे नहीं दिए तो वो उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स बेच देंगे। और इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब गिहुन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इसीलिए गिहुन अब काउंटर पे जाता है क्योंकि वहाँ बैठी लड़की को गिहुन ने अभी 10,000 वॉन का टिप दिया था जब उसने पैसे जीते थे। इसीलिए वो उस लड़की से टिप के पैसे वापस ले लेता है और पहुंचता है खिलौनों की दुकान में। लेकिन खिलौना खरीदने के बजाय वो यहाँ पे खिलौना जीतना चाहता है। लेकिन गिहुन को ये खेल नहीं आता, इसीलिए वो अपने पैसे बर्बाद कर रहा होता है। तभी गिहुन को एक लड़का मिलता है जो इस खेल का मास्टर है, इसीलिए वो गिहुन के लिए एक खिलौना जीत लेता है और अब इस खिलौने को लेकर के गिहुन पहुंचता है अपनी बेटी के पास। और अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि गिहुन का बहुत पहले तलाक हो चुका है और गिहुन की पत्नी ने नई शादी कर ली है, इसीलिए उसकी बेटी अपनी माँ और अपने नए पिता के साथ रहती है। और जब गिहुन की बेटी यहाँ पे गिहुन को ऐसी हालत में देखती है तब उसे बहुत दुख होता है और वो बताती है कि आज वो कहाँ गई थी। तब गिहुन उसे खिलौना देता है, लेकिन गिहुन को पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। और जैसे ही उसकी बेटी उस डब्बे को खोलती है उसे एक लाइटर मिलता है बंदूक वाला। तब वो कहती है कि वो इस चीज को लेकर के घर नहीं जा सकती वरना उसकी माँ गुस्सा करेगी। तब गिहुन कहता है कि ठीक है, इसे मैं रख लेता हूँ और अगली बार मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लाऊंगा। लेकिन अगली बार का नाम सुनने के बाद उसकी बेटी चुप हो जाती है और अब गिहुन अपनी बेटी को घर छोड़ देता है और ट्रेन के लिए इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास आकर के एक आदमी बैठता है और उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है जिस गेम का नाम है दागची। और वो कहता है कि अगर तुम इस गेम को खेलोगे तो हर बार अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। लेकिन गिहुन को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वो आदमी बैग खोल करके पैसे दिखाता है तब गिहुन मान जाता है। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 1 लाख वॉन देना पड़ेगा। और गिहुन खेलना शुरू कर देता है, लेकिन गिहुन पहली बाजी हार जाता है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे 1 लाख वॉन दो। तब गिहुन कहता है कि मेरे पास नहीं है। तब वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, 1 लाख वॉन के बदले 1 थप्पड़। और इतना कहने के बाद वो गिहुन को 1 थप्पड़ मारता है और अब ये खेल ऐसे ही चलने लगता है। लेकिन बार बार वो आदमी जीत जाता है और बार बार गिहुन हार जाता है। लेकिन अंत में गिहुन इस खेल को जीत जाता है। तब वो आदमी उसे 1 लाख वॉन देता है और यहाँ से चला जाता है। और इन पैसों को देखने के बाद गिहुन बहुत खुश होता है, इसीलिए वो घर जाते समय अपने घर के लिए मच्छी खरीदने लगता है। और यहाँ पे हम एक महिला को देखते हैं और यहीं पे हम एक तस्वीर देखते हैं जिसमें इस महिला का बेटा है जिसका नाम है चो सांगू, जो कि गिहुन के बचपन का दोस्त है। तब गिहुन कहता है कि मैंने सांगू की एडमिशन में मदद की थी, तभी वो बिजनेस स्कूल जा सका था और आज वो इतने बड़े पद पे है तो उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और घर जाने के बाद अपनी माँ को बहुत सारे पैसे देता है। तब उसकी माँ पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। तब वो कहता है कि ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। तब उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी बेटी जल्दी ही अमेरिका जाने वाली है क्योंकि उसके नए पिता का प्रमोशन होने
होने वाला है। और इस बात को सुनने के बाद गिहुन समझ जाता है कि अगले साल का नाम सुनने के बाद उसकी बेटी उदास क्यों हो गई थी। और अब गिहुन की माँ कहती है कि तुझे अपनी बेटी को वापस लाना ही पड़ेगा और मैंने एक वकील से बात किया है, अगर तू कोर्ट में ये प्रूफ कर दे कि तेरे पास बहुत पैसे हैं और तू अपनी बेटी को पाल सकता है तब तुझे तेरी बेटी की कस्टडी वापस मिल जाएगी। और गिहुन इस बारे में सोचने लगता है और वो रात भर नहीं सो पाता। तभी उसे वही आदमी याद आता है जिससे आज उसने 1 लाख वॉन जीता था और उस आदमी ने उसे आज एक कार्ड दिया था। इसीलिए गिहुन अब उस नंबर पे कॉल करता है और वो लोग गिहुन को बताते हैं कि अब उसे कहाँ पे आना है। और गिहुन आकर के सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी उसके सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है और ये लोग गिहुन को अंदर बैठने के लिए कहते हैं। और गिहुन जैसे ही अंदर बैठता है यहाँ पे एक धुआं आता है और गिहुन बेहोश हो जाता है। और जब गिहुन की आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यहाँ पे गिहुन को एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है जिसकी जर्सी से पता लगता है कि ये नंबर 1 है और गिहुन की जर्सी पे 456 लिखा होता है। तभी सामने वाले स्क्रीन को देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे टोटल 456 खिलाड़ी हैं। इसी बीच हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की को मार रहा होता है और इस आदमी का नाम है ड्यूक्सू और ये जिस लड़की को मार रहा है उसका नाम है सियाबुक, क्योंकि सियाबुक ने उसे धोखा दिया था। ये दोनों एक ही गैंग के लिए काम करते थे। तभी गिहुन इस लड़की को पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जेब काटी थी। इसीलिए गिहुन अब इस लड़की से पैसे मांगने लगता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो सबको यहाँ के नियम बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आप सबको यहाँ पे 6 गेम्स खेलने हैं और जो इन 6 गेम्स को जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि उन्हें अंत में पैसे मिलेंगे। इसीलिए इन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम ऊपर एक छोटी सी पिग्गी बैंक को देखते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ इसके पैसे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे प्लेयर्स एलिमिनेट होते जाएंगे। और इतना कहने के बाद ये सारे लोगों को लेकर के जाते हैं एक हॉल में और कहते हैं कि आज हम अपना पहला गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। और अब यहाँ पे सामने लोगों को एक डॉल नजर आती है और इस गेम के नियम बताए जाते हैं कि जब तक इस डॉल की मुंडी दूसरे तरफ है तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उस डॉल की मुंडी आपके तरफ हुई और उसने आपको देख लिया तब आप एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको 5 मिनट के अंदर आगे की लाइन को क्रॉस करना है। और अब जल्दी ये खेल शुरू हो जाता है और अब ये डॉल गाना गाते गाते अपनी मुंडी दूसरी तरफ कर लेती है। तब कुछ लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो डॉल अपनी मुंडी इस तरफ करती है वो देखती है कि कुछ लोग हिल रहे हैं। इसीलिए अब वो सारे लोगों पे गोलियां चलाने लगती है और देखते ही देखते यहाँ पे लोग मरने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों के बीच उथल पुथल मच जाती है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस गेम में किसी की मौत भी हो सकती है। और लोग जितना भागते हैं उन पे उतनी ही ज्यादा गोलियां चलती है और देखते ही देखते यहाँ पे लाशों का ढेर लग जाता है और जितने भी लोग बचे होते हैं वो संभल के खेलने लगते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं सांगू को। ये वही लड़का है जिसका गिहुन ने एडमिशन करवाया था और गिहुन को अब तक लग रहा था कि वो एक बहुत ही बड़ा आदमी है और वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। लेकिन अभी गिहुन को पता चला कि सांगू भी कर्जे में डूबा हुआ है और उसके ऊपर 65 करोड़ वोन का कर्जा है। इसीलिए अभी लोग धीरे धीरे इस गेम को खेलने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और सांगू जल्दी ही लाइन को क्रॉस कर जाता है और वो गिहुन को कहता है कि वो भी जल्दी लाइन को क्रॉस करे और गिहुन जल्दबाजी करने के चक्कर में गिरने लगता है। तभी वो मूरत इनकी तरफ देखने लगती है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी गिहुन को गिरने से बचा लेता है क्योंकि अगर गिहुन गिरता तो वो मूरत उसे मार देती। और इस आदमी का नाम है अली। और अब जल्दी ही मूरत दूसरी तरफ देखती है और आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे होते हैं और अब गिहुन और सारे लोग दौड़ करके लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। और जितने भी लोग बचे होते हैं ये सारे लोग इस गेम को जीत चुके हैं, लेकिन सबके चेहरे अभी हताश हैं क्योंकि आज जो भी हुआ है उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। और अब जितने भी लोग मर चुके हैं उन सारे लोगों को जलाया जा रहा है। तभी हमारे सामने फिर से हॉल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा डरे हुए देखते हैं। तभी गिहुन यहाँ पे अली का शुक्रिया अदा करता है कि आज उसने उसकी जान बचाई। और इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे फिर से कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स को देखने के बाद यहाँ के सारे लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस गेम को छोड़ करके जाना है। तब वो लोग कहते हैं कि हम एक बार फिर से आपको नियम बताना चाहते हैं कि आप इस गेम को छोड़ करके नहीं जा सकते और अगर आपने इस गेम को छोड़ने की कोशिश की तब आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इन नियमों पे आपने खुद दस्तखत किए हैं। तब इस बात को सुन के सांगू कहता है कि उसमें एक तीसरा नियम भी था कि अगर मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स इस गेम को छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। इसीलिए सांगू कहता है कि हमें आप वोट करने दीजिए। और इस बात को सुनने के बाद ये गार्ड्स कहते हैं कि हम आपको वोट करने देंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम इस गेम का रिजल्ट बताना चाहते हैं कि आज के खेल के बाद 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 201 प्लेयर्स बचे हैं। इसलिए अब इनाम की राशि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और इतना कहने के बाद वो फिर से पैसे दिखाते हैं, लेकिन ये लोग पैसे के मुंह में नहीं आते और यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब इतने सारे पैसों को देखने के बाद एक बार फिर से लोगों की नीयत बदल रही है और वो इस गेम को दोबारा खेलना चाहते हैं। इसीलिए अब वोटिंग बराबर चलने लगती है। जितने लोग लाल बत्तियां दबाते हैं उतने लोग ही हरी बत्तियां दबाते हैं, यानी कि जितने लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं उतने ही लोग इस गेम को छोड़ना चाहते हैं। और अब 201 लोगों में से 200 लोगों की वोटिंग हो चुकी है और 100
100 लोग खेलना चाहते हैं और 100 लोग ही छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए अब आखिरी वोट उस बुजुर्ग आदमी का होता है जो कि नंबर 1 का प्लेयर है। लेकिन सबको लगता है कि ये आदमी जरूर हरी बत्ती दबाएगा क्योंकि इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर है और ये जल्दी ही मरने वाला है। लेकिन ये आदमी यहाँ पे सबकी सोच को बदल देता है और वो लाल बत्ती दबा देता है। इसीलिए इस खेल को यहीं पे रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आधे लोग कहने लगते हैं कि वो इस गेम को खेलना चाहते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा। बाहर की दुनिया में वो कर्जे से डूबे हुए हैं। तब ये लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों में से मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर फिर से खेलना चाहेंगे तो हम फिर से इस गेम की शुरुआत करेंगे। और इतना कहने के बाद वो सारे लोगों को भेजने लगते हैं और वो दो लोगों को एक साथ सड़क पे फेंकते हैं। इसीलिए हम गिहुन के साथ उस लड़की को देखते हैं जिसने उसकी जेब काटी थी और गिहुन उस लड़की का हाथ खोल देता है। लेकिन वो लड़की उसका हाथ नहीं खोलती क्योंकि वो जानती है कि वो इससे पैसे मांगेगा। तभी हम सांगू और अली को एक साथ देखते हैं और अली सांगू से फोन मांगता है और सांगू उसे फोन भी दे देता है और उसके साथ साथ सांगू अली को खाना भी खिलाता है। और तब सांगू से पूछता है कि तुम यहाँ से कैसे जाने वाले हो। तब वो कहता है कि वो पैदल जाएगा। तब सांगू उसे बस के लिए पैसे भी देता है। तभी अगली सुबह हम गिहुन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन गया हुआ है और वो पुलिस वालों को सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है। तब गिहुन उन्हें वही कार्ड देता है और वो जैसे ही उस कार्ड के नंबर पे कॉल करते हैं कोई औरत उन्हें बहुत ही गालियां देती है। इसीलिए गिहुन उस कार्ड को छोड़ करके आ जाता है। तभी यहाँ पे हम इंस्पेक्टर जुनहो को देखते हैं और अब गिहुन जैसे ही घर आ रहा होता है उसे सांगू मिलता है और वो सांगू को घर चलने के लिए कहता है। तब सांगू कहता है कि वो घर नहीं जा सकता क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा कर्जा ले रखा है और उसके साथ साथ उसने अपना घर गिरवी रख दिया जिसमें अभी उसकी माँ रहती है और उसने अपनी माँ की दुकान भी गिरवी रख दी। और इनकी बातें चली रही होती है तभी गिहुन को कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल जाने के बाद गिहुन को पता लगता है कि उसकी माँ का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है और इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इसकी माँ को डायबिटीज है। लेकिन इसकी माँ इन बातों को नहीं सुनती और यहाँ से जाने लगती है। तब गिहुन उसे कहता है कि हमें आपका इलाज करवाना पड़ेगा, आप यहाँ से मत जाइए। तब वो कहती है कि तेरे पास पैसे हैं इलाज करवाने के लिए? मेरा सारे पैसे तूने जुए में उड़ा दिए और यहाँ तक कि मेरी हेल्थ पॉलिसी के पैसे भी तू खा गया। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अब गिहुन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि वो कैसे भी पैसे ले आएगा। तभी हम इंस्पेक्टर जुनहो को देखते हैं और जुनहो बहुत समय से अपने भाई को ढूंढ रहा है जो कि लापता है। इसीलिए जुनहो उस जगह पे जाता है जहाँ उसका भाई रहा करता था और वहाँ जाते ही जुनहो को भी वही कार्ड मिलता है जैसा कार्ड गिहुन ने पुलिस स्टेशन में दिया था। इसीलिए अब गिहुन को भी शक होने लगता है। तभी हम साइबियोक को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलने आई हुई है और उसका भाई अभी अनाथ आश्रम में रहता है और उसका भाई बहुत ही रो रहा है और वो साइबियोक से कहता है कि वो जल्दी अपने माता पिता से मिलना चाहता है और साइबियोक कहती है कि वो जल्दी उन्हें ले आएगी। इसीलिए वो एक आदमी के पास पहुंचती है जिसे उसने बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो उसके माता पिता को ढूंढ सके। लेकिन ये आदमी और भी पैसे मांगने लगता है और कहता है कि जिस आदमी को हमने पैसे दिए थे वो पैसे लेकर के भाग गया। और इस बात को सुनने के बाद साइबियोक गुस्सा हो जाती है और वो इस आदमी को मारती है और कहती है कि वो जितने पैसे बता रहा है वो उतने पैसे लेकर के आएगी, लेकिन इस बार उसके माता पिता को कैसे भी ढूंढना पड़ेगा। और अब हम फिर से जुनहो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाता है और उनसे गिहुन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहता है और उसे पता भी चल जाता है। तभी हम अली को देखते हैं जो कि अपने मालिक के पास गया है और उसने जितना भी काम किया था उसके पैसे मांगता है, लेकिन मालिक कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी अली की नजर पड़ती है कि उसके मालिक के पास पैसे हैं लेकिन वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए अली अब अपने मालिक से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते उसके मालिक का एक हाथ मशीन में आ जाता है और वो हाथ कट जाता है। लेकिन अली अब उन पैसों को उठा करके भाग जाता है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को वो पैसे देता है और कहता है कि वो पाकिस्तान वापस चले जाए और वो भी पीछे से जल्दी ही आ जाएगा। तभी हम सांगू को देखते हैं जो अपनी माँ को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अभी अमेरिका में है और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन सांगू जैसे ही फोन रखता है उसकी माँ के पास कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सांगू पे केस चल रहा है और हम उसे जल्दी ही गिरफ्तार करने वाले हैं, इसीलिए आप सांगू को कहें कि वो खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। और इस बात को सुनने के बाद सांगू की माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो कि नशे में एकदम धुत पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सांगू अपनी जिंदगी जल्दी ही त्यागने वाला है। तभी सांगू का डोरबेल बजता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे फिर से उसी गेम का कार्ड मिलता है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जो अपने सबसे जिगरी दोस्त के पास जाता है पैसे मांगने के लिए ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, लेकिन वो आदमी उसे पैसे नहीं देता और इस दुख में गिहुन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसीलिए वो शराब पीने लगता है। तभी उसके पास वही बुजुर्ग आदमी आता है यानी कि प्लेयर नंबर 1 और इसको देख करके गिहुन चौंक जाता है और ये दोनों एक साथ शराब पीने लगते हैं। तब प्लेयर नंबर 1 कहता है कि वो दोबारा उस गेम में वापस जा रहा है क्योंकि बाहर उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं जिसके पास उसका एक आदमी आता है और कहता है कि आपने कसिनो वाले से जितना भी कर्जा लिया था वो सारे लोग आपको ढूंढ रहे हैं। और इन दोनों की बातें चली रही होती है। तभी ड्यूक्सू को पता लगता है कि इस आदमी ने उसे धोखा दिया है और उसने कसिनो वालों को यहाँ पे बुला दिया है। इसीलिए ड्यूक्सू इस आदमी को मार देता है और कसिनो वाले इसको पकड़े उससे पहले वो पानी में कूद जाता है। और अब हम फिर से गिहुन को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी उसे पैसे नहीं देती। तभी उसका पति वहाँ पे आ जाता है और गिहुन वहाँ से जाने लगता है और जब गिहुन बाहर पहुँचता है तभी उसकी एक्स वाइफ का पति वहाँ पे आता है और वो उसे 20 लाख वॉन देता है और कहता है कि ये पैसे लो, लेकिन आज के बाद मेरे परिवार के पास मत आना। और इस बात को सुनने के बाद गिहुन गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी को मार
मारता है और सारे पैसे फेंक करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है वो जुनहो को देखता है और जुनहो कहता है कि मुझे इस गेम के बारे में और जानना है क्योंकि मेरा भाई भी उस गेम को खेलने गया था। तब गिहुन कहता है कि मैं तो उस वक्त बस मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी गिहुन को फिर से वो कार्ड मिलता है और गिहुन निश्चय करता है कि वो वापस उस गेम में जाएगा और वो आकर के सड़क पे खड़ा हो जाता है जहाँ एक गाड़ी उसे लेकर के जाने लगती है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जिसे कि गिहुन पे शक हो गया था, इसीलिए वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। और अब हम एक एक करके सारे पुराने प्लेयर्स को देखते हैं और सबने इस गेम में वापस आने का निश्चय कर लिया है, इसीलिए उन्हें एक एक करके गाड़ियां पिक कर रही हैं और ये गाड़ियां चल पड़ती हैं और जुनहो इन गाड़ियों का पीछा करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि ये सारी की सारी गाड़ियां एक जहाज पे चली गई। तभी जुनहो एक गाड़ी के अंदर घुस जाता है और जैसे ही ये गार्ड अंदर आता है सबको स्कैन करने के लिए, जुनहो उस गार्ड को मार करके उसके कपड़े पहन लेता है और वो जैसे उसकी लाश को बाहर फेंकने जाता है तभी वहाँ पे 2 और गार्ड्स आ जाते हैं और एक गार्ड जुनहो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जुनहो कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और इस बात को सुनते ही दूसरा गार्ड बोलता है कि तुम्हें नियम नहीं पता क्या, जब तक तुम्हारा सीनियर तुम्हें बोलने के लिए ना कहे तब तक तुम्हें चुप रहना चाहिए। और अब यहाँ पे हमें इनके बारे में पता लगता है, यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले वे हैं जिनके मास्क पे सर्कल बना हुआ है और ये लोग यहाँ पे सफाई और उसके साथ साथ बाकी सारे काम करते हैं। और इनके सीनियर्स होते हैं जिनके मास्क पे ट्रायंगल बना हुआ है, और जिनके भी मास्क पे ट्रायंगल बना है उनके पास बंदूकें होती हैं और इन्हें दूसरों को मारने का हक है जितने भी प्लेयर एलिमिनेट होते हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी है स्क्वायर वालों की, यानी चतुर्भुज वालों की, और ये लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों गार्ड से सीनियर हैं, इसीलिए ये लोग खिलाड़ियों से भी बातें कर सकते हैं। और इन सब का सीनियर यानी यहाँ का मालिक है फ्रंटमैन, जो एक अलग तरीके का मास्क पहनता है और सारे डिसीजंस वही लेता है। और अब हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स को बेहोशी की हालत में अंदर लेकर के जाया जा रहा है और इन सबके कपड़े भी बदले जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिबियो कभी भी जगी हुई है, इसीलिए वो चुपके से अपने चाकू को अपने नए ड्रेस में डाल देती है। और अब जल्दी ही सारे प्लेयर्स की आंख खुलती है एक बार फिर से उसी हॉल के अंदर, और गिहुन सबसे पहले मिलता है प्लेयर नंबर 1 से और उसके बाद वो सांगू को देखता है और सांगू को देखने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। तभी यहाँ पे अली भी आ जाता है, इसलिए अभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अब हमें एक ग्रुप बना लेना चाहिए, तभी हम यहाँ के अगले पड़ाव को पार कर पाएंगे। इसीलिए अब इन 4 लोगों का ग्रुप बन जाता है। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं, वो भी अपना ग्रुप बनाना चाहता है और उसके साथ साथ यहाँ के सारे लोग अपने अपने ग्रुप बना रहे होते हैं। तभी ड्यूक्सू पहुंचता है सिबियोक के पास, लेकिन सिबियोक उसके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है। तभी यहाँ पे मिन्यू आती है और वो ड्यूक्सू को कहती है कि वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहती है, लेकिन ड्यूक्सू उसे मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अब सारे लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय गिहुन और सांगू बात कर रहे होते हैं कि अगला गेम कौन सा हो सकता है। तब अली कहता है कि उसे कोरियन गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो पाकिस्तान से है। तभी ये लोग कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी रात हो जाती है और हम जुनहो को अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं और वहाँ जाने के बाद वो खाना खाता है और आराम करने लगता है। तभी हम मिन्यो को देखते हैं जो कि वॉशरूम जाने के लिए कहती है, और जब वो लोग दरवाजा खोल रहे होते हैं तभी यहाँ पे सिबियोक भी आ जाती है और वो भी मिन्यो के साथ चली जाती है। लेकिन वॉशरूम में जाने के बाद सिबियोक कहती है कि वो ऊपर जाना चाहती है और इतना कहने के बाद वो एयर कंडीशनिंग टनल में घुस जाती है और मिन्यो को कहती है कि तुम गार्ड्स का टाइम पास करो, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी और अगर मुझे कुछ भी दिखेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। और अब सिबियोक जाने लगती है। तभी हम जुनहो को देखते हैं, जैसे ही लाइट ऑफ होती है वो अपने मोबाइल में सारी चीजें यहाँ के बारे में लिखने लगता है। तभी सिबियोक खिड़की से देखती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीनी पिघलाई जा रही है और इतना देखने के बाद वो वापस चली आती है और ये लोग पहुंच जाते हैं अपने हॉल में। तब मिन्यो सिबियोक से पूछती है कि तुमने क्या देखा, और सिबियोक कहती है कि मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चीनी पिघलाई जा रही थी। लेकिन सांगू भी इन्हें बात करता हुआ सुन लेता है और उसे पता लग जाता है कि सिबियोक बाहर गई थी। और अब जल्दी ही सुबह हो जाती है और सुबह सबको नाश्ता दिया जाता है और यहाँ पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं। जब वो नाश्ता कर रहा होता है तभी उसके नाश्ते के अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है और उसे पता लग जाता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और अब सारे लोग अगले गेम के लिए जाने लगते हैं। तभी सांगू जाता है सिबियोक के पास और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कल रात बाहर गई थी और तुमने वहाँ पे क्या देखा। तब सिबियोक कहती है कि मैंने देखा कि ये लोग बहुत सारी चीनी पिघला रहे थे। और इस बात को सुनने के बाद सांगू अपना दिमाग लगाने लगता है कि अगला गेम कौन सा हो सकता है। तभी उसे एक खेल याद आता है कि बचपन में उन्हें गोल चक्री मिला करती थी और इसके अंदर एक आकृति बनी होती थी और उसके साथ साथ इन्हें एक सुई मिलती थी और इस सुई की मदद से ये लोग इस आकृति को बाहर निकालते थे, वो भी बिना तोड़े हुए। लेकिन इस चीज को जानने के बाद भी सांगू किसी को कुछ नहीं बताता। तभी इन्हें दीवार पे बहुत सारी आकृतियां नजर आती हैं और सभी लोगों को कहा जाता है कि आपको जो आकृति पसंद है आप उसके सामने आकर के खड़े हो जाओ। इसीलिए अब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग अलग अलग आकृति चुनेंगे। तब सांगू अपना दिमाग लगाता है और वो सबसे आसान आकृति चुनता है, यानी कि ट्रायंगल, और अली सर्कल को चुनता है। और अब 2 आकृतियां बच जाती हैं, स्टार और अम्ब्रेला। तब गिहुन अम्ब्रेला को चुन लेता है और इस चीज को सुनने के बाद सांगू थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अम्ब्रेला सबसे मुश्किल है। इसलिए वो एक बार गिहुन को रोकने की भी
कोशिश करता है, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है और अब एक एक करके सारे लोगों को आकृतियां मिलने लगती हैं। और गेहूं जैसे ही अम्ब्रेला को देखता है उसे गेम भी समझ में आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसने अपना काम खराब कर लिया है, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और अब सारे लोग आकृतियों को बाहर निकालने में लग जाते हैं और देखते ही देखते कुछ लोग अपनी आकृतियों को तोड़ देते हैं, इसीलिए उन्हें गोली मार दी जाती है। लेकिन सांगू की आकृति बहुत ही आसान होती है, इसीलिए वो जल्दी ही अपने टास्क को पूरा कर लेता है और दूसरी तरफ जितने भी लोगों से गलतियां होती है उन्हें मार दिया जाता है, इसीलिए अब लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी हम मिनियो को देखते हैं और मिनियो के पास एक लाइटर है जिसे वो छुपा करके यहाँ पे सिगरेट पीने के लिए लाई थी और वो इस चीज का इस्तेमाल करती है। वो लाइटर से सुई को गर्म करती है और फिर बड़ी ही आसानी से अपनी आकृति को बाहर निकालती है और इस तरीके से मिनियो भी इस गेम को पार कर लेती है। लेकिन जाते समय वो लाइटर ड्यूक्सू को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे सिबियोक ने भी अपने टास्क को पूरा कर लिया है और उस डॉक्टर ने भी, जिसे पता लग गया था कि आज कौन सा गेम होने वाला है, इसीलिए अब जितने लोगों का टास्क कंप्लीट हो जाता है उसे बाहर भेज दिया जाता है। तभी हम गेहूं को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान है क्योंकि बहुत ही जल्द समय खत्म होने वाला है और एक बार समय खत्म हो गया और जिसने भी टास्क को पूरा नहीं किया उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए अब गेहूं को पसीना आने लगता है और जैसे ही उसके पसीने की एक बूंद उस चक्री पे गिरती है वो चक्री पिघलने लगती है और गेहूं समझ जाता है कि इसे पानी से पिघलाया जा सकता है, इसीलिए वो चक्री को चाटने लगता है और उसे देखने के बाद और भी लोग चक्री को चाटने लगते हैं। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं जो लाइटर की मदद से अपने शेप को बाहर निकाल लेता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि यहाँ पे आ चुका है क्योंकि उसे यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम था कि तुम्हें लाशों को हटाना है। तब जुनहो कहता है कि वो कंफ्यूज हो गया था। तभी इस आदमी को जुनहो पे शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहीं पे रुको, गेम खत्म होने के बाद हम तुमसे बात करेंगे। और अब जल्दी ही वक्त खत्म होने वाला होता है, लेकिन समय से पहले गेहूं उस चक्री को चाट करके शिप को बाहर निकाल देता है और उसके साथ साथ प्लेयर नंबर 1 भी और भी कुछ लोग, इसीलिए इन्हें भी बाहर भेज दिया जाता है। तभी एक आदमी जल्दबाजी में अपनी चक्री को तोड़ देता है, इसीलिए वहाँ का गार्ड उसे कहता है कि अपने हाथों को हटाओ ताकि मैं देख सकूं। लेकिन वो आदमी जानता है कि अगर उसने हाथ को हटाया तब उसे मार दिया जाएगा, इसीलिए वो इस गार्ड पे हमला कर देता है और उसकी बंदूक उसी पे तान देता है और कहता है कि अभी के अभी अपनी शक्ल दिखाओ। और जब वो आदमी अपनी शक्ल दिखाता है तब खिलाड़ी को पता लगता है कि एक छोटा सा बच्चा है, इसीलिए वो आदमी अपने आप को गोली मार लेता है। तभी यहाँ पे फ्रंटमैन आता है और जिस आदमी ने अपना मास्क उतारा होता है वो उसे गोली मार देता है और कहता है कि किसी भी स्थिति में किसी को भी अपना मास्क नहीं हटाना। और इतना कहने के बाद फ्रंटमैन यहाँ से चला जाता है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि उस मरे हुए आदमी का मास्क पहन लेता है क्योंकि ये सीनियर का मास्क है और जुनहो को लगता है कि इस मास्क को पहनने के बाद वो और भी जगह जा पाएगा और यहाँ के बारे में और जानकारियां इकट्ठा कर पाएगा। चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सारे प्लेयर्स को वापस आते हुए देखते हैं जितने भी लोगों ने दूसरे गेम को खत्म कर लिया है। तभी कुछ गार्ड्स डॉक्टर को लेकर के साइड में चले जाते हैं और डॉक्टर वही आदमी है जिसे इन लोगों ने पहले इस गेम के बारे में बता दिया था। और अब सारे लोग हॉल में जमा हो जाते हैं और जब सांगू गेहूं को जिंदा देखता है तब उसे बहुत खुशी होती है और उसके साथ साथ प्लेयर नंबर 1 गेहूं का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने ऐन वक्त पे अपना दिमाग लगाया और उसने चक्री को पिघला दिया और प्लेयर नंबर 1 ने भी उसी चीज को कॉपी किया, इसीलिए सारे लोग अपने ग्रुप में फिर से रहने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि और सारे भी प्लेयर्स कम हो चुके हैं, इसीलिए अब इनाम की धनराशि और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ड्यूक्सी मिनियो से अब बहुत खुश है क्योंकि उसने उसे लाइटर दिया था, इसीलिए ड्यूक्सी मिनियो को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। तभी इन सबको नाश्ता दिया जाता है और ये लोग देखते हैं कि आज का नाश्ता बहुत ही कम है, आज इन्हें सिर्फ एक अंडा दिया जा रहा है और उसके साथ थोड़ा सा सोडा, इसीलिए ड्यूक्सो के ग्रुप वाले एक बार फिर से लाइन में लग जाते हैं और वो दूसरे लोगों का खाना खा जाते हैं, इसीलिए अंत में 5 लोगों का खाना कम पड़ जाता है और वो गार्ड से खाना मांगने लगते हैं। लेकिन गार्ड्स बोलते हैं कि सबके लिए पहले ही खाना आ चुका है और दोबारा किसी को भी खाना नहीं मिलेगा और इस बात से वो 5 लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने इन लोगों को अपना खाना खाते हुए देखा है, लेकिन गार्ड्स इनकी कोई भी मदद नहीं करते। तब इन 5 लोगों में से एक आदमी गुस्सा हो जाता है और वो ड्यूक्सी से लड़ाई करने लगता है, लेकिन ड्यूक्सू एक पागल आदमी है, इसीलिए वो इस आदमी को बहुत ही जल्द मार देता है और वो इस आदमी को मारता रहता है और सारे गार्ड्स इसका तमाशा देखते रहते हैं। और जैसे ही ये आदमी मरता है इनाम की राशि और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक प्लेयर और कम हो चुका है। और अब यहाँ पे हमें इनकी प्लानिंग पता लगती है, इन्होंने जानबूझ के आज कम खाना दिया है ताकि लोग आपस में लड़े और वो एक दूसरे को मार दे ताकि प्लेयर्स कम हो जाए, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि कमजोर लोग मारे जाएं और ये सारे प्लेयर्स को ये बात बताना चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर किसी को भी मार सकता है और उस बात से यहाँ के गार्ड्स को कोई समस्या नहीं होगी। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि यहाँ पे चारों तरफ अब सीनियर बन के घूम रहा है और उसे यहाँ के बारे में और भी चीजें पता लग रही है। तभी हम फिर से उस डॉक्टर को देखते हैं और ये डॉक्टर यहाँ पे उन खिलाड़ियों के ऑर्गन्स निकालता है जो गोली लगने के बाद भी थोड़ी देर तक जिंदा होते हैं, लेकिन जो गार्ड्स डॉक्टर से ये काम करवा रहे हैं वो इस काम को बहुत ही छुपा करके करते हैं क्योंकि 4 से ज्यादा गार्ड्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और डॉक्टर इनकी इसलिए मदद करता है क्योंकि डॉक्टर को ये लोग अगले गेम के बारे में बता देते हैं। तभी हम सांगू को देखते हैं जिसे अब सारी बात पता लग चुकी है कि यहाँ पे आज रात लड़ाई होने वाली है और यहाँ के सारे लोग भी यही चाहते हैं, इसीलिए कोई भी गार्ड लड़ाई को छुड़ाने नहीं आएगा। इसीलिए सांगू अपने ग्रुप वालों को कहता है कि आज रात हमें एक साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और इस बात को सुनने के बाद गेहूं पहुंचता है सिबियोक के पास और कहता है कि आज रात लड़ाई होने वाली है, इसीलिए अंधेरा होने के बाद अगर तुम्हें खतरा लगे तब तुम हमारे ग्रुप के पास आ सकती हो। तब सिबियोक कहती है कि मुझे किसी पर भी
भरोसा नहीं। तब गिहुन कहता है कि हम किसी पे भरोसा इसलिए नहीं करते ताकि हमें उस पर भरोसा होता है, बल्कि हम भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए अगर तुम आना चाहो तब तुम हमारे पास आ सकती हो। तभी हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं और डॉक्टर को अब इन लोगों ने ये बात बता दी है कि आज रात यहाँ पे लड़ाई होने वाली है और ऊपर वाले सारे लोग भी यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारे कमजोर लोग मारे जाएं। इसीलिए आज रात तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा और उस ग्रुप के साथ रहो जो ग्रुप तुम्हें सुरक्षित रख सके। इसीलिए अभी डॉक्टर पहुंचता है ड्यूक्सू के पास और वो ड्यूक्सू से कहता है कि वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है। तब ड्यूक्सू इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने ग्रुप में क्यों रखूं, और डॉक्टर समझ जाता है कि ये लोग उसे ग्रुप में नहीं रखेंगे। इसीलिए डॉक्टर ड्यूक्सू से कहता है कि मुझे पता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है, और इस बात को सुनने के बाद ड्यूक्सू उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। तभी हम सारे गार्ड्स को देखते हैं जो कि इनके दरवाजे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और फ्रंटमैन के सिग्नल का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। और अब जल्दी ही अंदर की लाइट बंद हो जाती है और लाइट के बंद होते ही ड्यूक्सू उन लोगों को मारने लगता है जिन लोगों ने आज इसके खिलाफ बगावत किया था और कहा था कि इसने उनका खाना खाया है। और अब यहाँ पे देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है और एक के बाद एक सारे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। और अब ड्यूक्सू अपने गिरोह को लेकर के पहुंचता है सिबियोक के पास ताकि वो उसे मार सके, लेकिन सिबियोक भी तैयार होती है, इसीलिए वो अपने चाकू से इन पे हमला करती है। लेकिन ड्यूक्सू के पास बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए वो सिबियोक पे भारी पड़ने लगता है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो गिहुन की जान बचाता है और तब ये लोग प्लेयर नंबर 1 को ढूंढने लगते हैं, लेकिन प्लेयर नंबर 1 इन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी सिबियोक इनके पास चली आती है और जब ड्यूक्सू सिबियोक को मारने आता है तब सांगू और जिहुन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ग्रुप में है और अब तुम इसे नहीं मार सकते। लेकिन अब हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं और सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि दरवाजा खोलो, लेकिन गार्ड्स इन बातों को सुनने के बाद भी दरवाजे पे खड़े हैं। तभी हम प्लेयर नंबर 1 को देखते हैं जो एक कोने में खड़ा होकर के चिल्ला रहा होता है कि इन सबको बंद करो, और उसके इतना कहते ही यहाँ की बत्तियां जल जाती हैं और सारे गार्ड्स अंदर चले आते हैं और वो लाशों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी इन्हीं गार्ड्स में हम जुनहो को देखते हैं जो गिहुन के पास आता है और उसे अपने भाई का नाम बताता है और कहता है कि क्या इस नाम का यहाँ पे कोई है। तब गिहुन कहता है कि हम एक दूसरे का नाम नहीं पूछते यहाँ पे, और इस बात को सुनने के बाद जुनहो यहाँ से चला जाता है। तभी गिहुन अपने सारे ग्रुप वालों से उनका नाम पूछने लगता है, लेकिन प्लेयर नंबर 1 को कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही होती है, इसीलिए वो अपना नाम नहीं बताता। और अब जल्दी ही रात हो जाती है और रात में जुनहो फिर से यहाँ के बारे में सारी चीजें अपने फोन में लिखने लगता है। तभी अगली सुबह सारे प्लेयर्स को बताया जाता है कि उन्हें तीसरे गेम के लिए अब तैयार होना है और अब जल्दी ही सारे लोगों को लेकर के जाया जाता है दूसरी जगह पे, जहाँ इन्हें कहा जाता है कि सबको 10-10 लोगों की एक टीम बनानी है। इसीलिए अब सारे लोग अपना अपना टीम बनाने लगते हैं, लेकिन सारे लोग हट्टे कट्टे लोगों को अपनी टीम में रख रहे होते हैं। तभी सांगू देखता है कि इनके ग्रुप में पहले से एक बुजुर्ग आदमी है और एक लड़की है, इसीलिए सांगू कहता है कि अभी हम 5 लोग हैं, इसीलिए हम जाएंगे और एक एक लोगों को लेकर के आएंगे, लेकिन कोई भी किसी लड़की को नहीं लाएगा, सब लोग हट्टे कट्टे मर्दों को लाएंगे। और इतना कहने के बाद सारे लोग जाकर के ढूंढने लगते हैं। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं जो कि मिनियो को अपने ग्रुप में शामिल करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही मिनियो को बता दिया है कि आज कौन सा गेम होने वाला है। इसलिए ड्यूक्सू नहीं चाहता कि वो किसी भी कमजोर कड़ी को अपनी टीम में रखे, इसलिए वो मिनियो को निकाल देता है और इस बात से मिनियो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तेरी मौत मेरे ही हाथों से होगी। और इतना कहने के बाद वो अपने लिए दूसरा ग्रुप ढूंढने लगती है। तभी हम सिबियोक को देखते हैं जिसे एक लड़की नजर आती है जो कि अकेली बैठी होती है और सिबियोक उस लड़की को ले आती है। और जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तब सांगू देखता है कि सिबियोक एक लड़की को ले आई है, इसलिए वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि किसी लड़की को नहीं लाना है, लेकिन अब ये लोग इसे नहीं भगाते क्योंकि कोई प्लेयर नहीं बचा होता। और जब ये सारे लोगों को गिनते हैं तो इन्हें पता लगता है कि अभी भी 9 लोग हैं क्योंकि प्लेयर नंबर 1 किसी को नहीं लाया है और इनकी ये बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पे मिनियो आती है और वो जबरदस्ती अपने आप को इनके ग्रुप में शामिल कर लेती है और ये लोग कुछ कहते उससे पहले वक्त खत्म हो जाता है ग्रुप बनाने का। तभी हमें पता लगता है कि आज टग ऑफ वार का मैच होने वाला है और अब सारे ग्रुप्स को नंबर दिया जाता है। ड्यूक्सू के ग्रुप का नंबर होता है नंबर 1 और सांगू के ग्रुप का नंबर होता है नंबर 4, इसीलिए सबसे पहला नंबर आता है ड्यूक्सू के ग्रुप का। और ड्यूक्सू देखता है कि उनके सामने वाला ग्रुप बहुत ही कमजोर है क्योंकि उसमें ज्यादातर औरतें हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी उनके ग्रुप को हरा देते हैं। और टग ऑफ वार में जो ग्रुप हारता है वो एक रस्सी से लटक जाते हैं और जल्दी ही रस्सी को काट दिया जाता है और रस्सी के कटते ही ये लोग बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने के बाद इसमें से ज्यादातर लोग मर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा होते हैं उन्हें भी गार्ड्स यहाँ से लेकर के चले जाते हैं ताकि वो इनका ऑर्गन निकाल सके। और अब आता है सांगू की टीम का नंबर और इनकी टीम का मुकाबला एक बहुत ही ताकतवर टीम के साथ होता है क्योंकि उनकी टीम में सारे के सारे मर्द होते हैं, लेकिन इनकी टीम में 3 औरतें हैं और उसके साथ साथ एक बुजुर्ग आदमी है, इसीलिए इनकी टीम में सिर्फ 6 ताकतवर लोग हैं। इसीलिए सबको लगता है कि वो हारने वाले हैं और वो बहुत ही परेशान नजर आते हैं। तब प्लेयर नंबर 1 कहता है कि ताकत से टग ऑफ वार को नहीं जीता जा सकता बल्कि अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जीता जा सकता है। हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमें अपनी टीम के एक ताकतवर आदमी को आगे रखना पड़ेगा और सबसे ताकतवर आदमी को सबसे पीछे, और हमें रस्सी को साइड से पकड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही ये गेम शुरू होगा हम शुरू के 10 सेकंड तक इस रस्सी को बहुत ही तेज पकड़ करके रखेंगे और इतना तेज पकड़ेंगे ताकि हमारा पूरा शरीर पीछे झुक जाए। और जब हमें पता लगे कि सामने वाले प्लेयर्स के पैर घसीटने लगे हैं तब हम एक साथ ताकत लगा करके रस्सी को खींचना शुरू करेंगे और ये ऐसा ही करते हैं और थोड़ी देर तक ये स्ट्रेटेजी काम भी करती है। लेकिन जल्दी ही इनकी
टीम कमजोर पड़ने लगती है और ये खींचे चले जाते हैं। तब सांगू एक नया प्लान बनाता है और कहता है कि मेरे 3 गिनते ही सारे के सारे प्लेयर्स 3 कदम आगे जाएंगे, जिससे वो नीचे गिर जाएंगे, और अगर एक बार वो नीचे गिर गए तब हम पूरी ताकत लगा करके फिर से खींचेंगे। और ये ऐसा ही करते हैं। सांगू के 3 गिनने के बाद सारे प्लेयर्स आगे जाते हैं और दूसरी टीम नीचे गिर जाती है। तब ये लोग जोर लगा करके खींचने लगते हैं और देखते ही देखते वो सामने वाली टीम को नीचे गिरा देते हैं, जिससे ये जीत जाते हैं। लेकिन किसी को भी इन पे भरोसा नहीं होता कि ये लोग इस मैच को जीतेंगे, क्योंकि इनकी टीम सबसे कमजोर होती है। इसीलिए लोग जैसे ही हॉल में दाखिल होते हैं, ड्यूक्सू उन्हें देख करके हैरान हो जाता है और मिन्यू ड्यूक्सू को चिढ़ाने लगती है। तभी हम सारे गार्ड्स को लाशों को जलाते हुए देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग जिंदा हैं, इसीलिए कुछ गार्ड्स उन्हें लेकर के चले जाते हैं और अब वो आते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। तभी हमारे सामने हॉल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम सांगू की टीम को देखते हैं और सांगू सबको कहता है कि ड्यूक्सू की टीम वालों को पता था कि आज कौन सा मैच होने वाला है, इसीलिए उन लोगों ने अपनी टीम में एक भी औरत को नहीं रखा और अब यहाँ पे खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है और कहीं ये लोग रात में हमें मारने की कोशिश करें। इसीलिए हम यहाँ पे एक दीवार बनाएंगे और उसके पीछे सोएंगे और उसके साथ साथ 2-2 लोग पहरा देते रहेंगे। और इस बात को लेकर के सारे लोग राजी हो जाते हैं। लेकिन जब ये लोग दीवार बना रहे होते हैं तभी ड्यूक्सू इनके पास आता है और वो गिहुन से कहता है कि ये दीवारें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, लाइट ऑफ होने के बाद अगर हम चाहें तो तुम्हें मार देंगे। तब गिहुन कहता है कि तुम्हें अपने आप की फिक्र करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने सबसे खराब लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हारी टीम में हैं, और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारता, क्योंकि तुम बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं हो। और इस बात को सुनने के बाद ड्यूक्सू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात सही लगती है और उसे लगता है कि कहीं उसके ग्रुप वाले उसे ना मार दे। इसीलिए वो अपने ग्रुप वालों को कहता है कि आज रात हम किसी को नहीं मारेंगे, और ड्यूक्सू रात भर ऐसे ही जगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सांगू और अली दोनों सबसे पहले पहरा दे रहे हैं और अली यहाँ पे सांगू को एक भुट्टा देता है, क्योंकि सांगू ने उसकी बहुत मदद की है और उसके साथ साथ सांगू ने एक दिन पहले उसे एक बन भी दिया था। और अभी दोनों इस भुट्टे को खाने लगते हैं और उसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें भी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एक गार्ड पहुंचता है जुनहो के पास, क्योंकि जुनहो अब गार्ड नंबर 29 है और 29 इनके साथ पहले काम करता था। लेकिन जुनहो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि कल ही उसने नंबर 29 का मास्क पहना है। इसीलिए ये लोग उसे डांटते हैं और कहते हैं कि कल हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और इतना कहने के बाद ये लोग उसे नीचे लेकर के जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर ऑर्गन्स निकाल रहा होता है। और अभी लोग डॉक्टर को जल्दी जल्दी करने के लिए कहते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। तब ये लोग कहते हैं कि ये काम आसान नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें अगले गेम के बारे में बताते रहते हैं ताकि तुम हमारा ये काम करो। तभी ये लोग कहते हैं कि आज 28 के साथ 29 को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पानी के रास्ते बाहर निकलते हैं, जहाँ पे एक जहाज आता है और उसी जहाज में इन ऑर्गन्स को ये लोग दे देते हैं, जहाँ से इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं इन ऑर्गन्स के। तभी हम सांगू को देखते हैं, जो कि गिहुन को जगाता है, क्योंकि अब उसकी पारी है पहरा देने की, और अब गिहुन जग जाता है। तभी गिहुन के पास प्लेयर नंबर 1 आता है और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं और गिहुन अपने पहले की जिंदगी के बारे में बताता है कि वो एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने हड़ताल किया, लेकिन वहाँ पे जल्दी ही लड़ाई होने लगी और इसी लड़ाई के दौरान गिहुन का एक दोस्त मारा गया। तब से गिहुन की नौकरी चली गई और गिहुन बेरोजगार हो गया और दिन प्रतिदिन उस पर कर्जा चढ़ता गया। तभी हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं और अब डॉक्टर से ये सारे लोग मजाक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम हमें सिखा दो, तब तुम आराम से रह पाओगे। तब डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और वो इन्हें सीजर दे देता है और कहता है कि ट्राई करके देखो। तभी लोग कहते हैं कि जब तुम इतने काबिल डॉक्टर हो तब तुम्हारा एक पेशेंट मरा क्यों। और अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये डॉक्टर यहाँ पे क्यों है। इसके ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट मर गया और उसके बाद इस पे इतना सारा कर्जा चढ़ गया। तभी ये लोग इस डॉक्टर का और भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरी बार जब ये ऑपरेशन कर रहा था तभी बीच में एक पेशेंट उठ के खड़ा हो गया और उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी और वो ऐसे ही भागने लगा। तब वो डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हारी गलती थी, वो आदमी अभी भी जिंदा था और तुम लोगों ने उसे बेहोश नहीं किया। और उसके साथ साथ ये लोग ये भी बताते हैं कि जो आदमी उठ करके खड़ा हो गया था उसकी एक ही किडनी थी और फिर इन लोगों ने डंडे से मार मार के उसे मार दिया। और अब डॉक्टर सारे ऑर्गन्स निकाल देता है, इसीलिए अब एक बंदा इस ऑर्गन को लेकर के जाने लगता है और वो अपने साथ जुनहो को भी लेकर के जाता है। और अब धीरे धीरे जुनहो इस आदमी को फॉलो करने लगता है, क्योंकि जुनहो को ये रास्ता नहीं पता। और जैसे ही जुनहो यहाँ से नीचे उतरता है उसे एक बॉम्ब दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो पूछता है कि ये बॉम्ब यहाँ पे क्यों है। तब वो आदमी बताता है इमरजेंसी एग्जिट के लिए, कि अगर यहाँ पे कोई खतरा हो गया तब सारे वीआईपी लोग इस रास्ते से निकल जाएंगे और उसके बाद इस बॉम्ब को फोड़ दिया जाएगा और पूरे जगह को तबाह कर दिया जाएगा। तब जुनहो पूछता है कि ये वीआईपी लोग कौन है, और इस बात को सुनने के बाद उस आदमी को जुनहो पे शक हो जाता है कि आखिर वो वीआईपी के बारे में क्यों पूछ रहा है। इसलिए आदमी जुनहो को कहता है कि वो अपना मास्क हटाए और जुनहो अपना मास्क हटाता है। लेकिन अपना मास्क हटाने के बाद जुनहो इस आदमी पे बंदूक तान देता है, क्योंकि जुनहो अपनी सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ लाया है। और अब जुनहो इस आदमी का भी मास्क हटवाता है और उस आदमी के बारे में पूछता है जिसकी एक ही किडनी थी। तभी आदमी कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब जुनहो बताता है क्योंकि उसकी दूसरी किडनी मेरे पास है और हम दोनों भाई थे। तब वो कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, जिसकी एक ही किडनी थी वो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक औरत थी। तब जुनहो कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता। तब आदमी कहता है क्योंकि हम सबने मिलकर उसका बलात्कार किया था। लेकिन जुनहो को इस बात पे विश्वास नहीं होता कि वो औरत थी। तब जुनहो कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम यहाँ से फ्रंटमैन के कमरे में जा सकते हो और वहाँ पे प्लेयर्स की सारी लिस्ट है। और इस बात को सुनने के बाद जुनहो इस आदमी को गोली मार देता है, लेकिन वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारता है
है। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि सारे गार्ड से कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे बताओ कि कल कौन सा गेम होने वाला है। तब ये लोग कहते हैं कि हमें अभी पता नहीं, और इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और इनके एक गार्ड पे चाकू तान देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया तब मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि अगर मुझे अगले गेम के बारे में पता नहीं चला और मैं हॉल में वापस गया तब मेरे ग्रुप वाले ही मुझे मार देंगे। और अब ये गार्ड्स डॉक्टर को समझाने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे बात बिगड़ने लगती है और ये डॉक्टर 2 गार्ड्स को मार करके यहाँ से भागने लगता है। तभी इनका आखिरी साथी डॉक्टर को देख लेता है, क्योंकि वो कैमरे पे रहता है और सारे फुटेजेस को वही मिटाया करता है, इसीलिए वो डॉक्टर के पीछे आता है और डॉक्टर भागते भागते पहुंचता है एक प्लेग्राउंड में, जहाँ पे आदमी डॉक्टर को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अभी गेम के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन डॉक्टर डरा होता है और उसे लगता है कि ये आदमी उसे मार देगा। तभी आदमी कहता है कि हम प्लेयर्स को नहीं मारते, क्योंकि ये यहाँ के नियमों का खिलाफ है। अगर कोई भी गार्ड गायब होता है तब इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्लेयर गायब होता है तब बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तब तुम मेरा चेहरा देख सकते हो। और इतना कहने के बाद ये आदमी मास्क हटा देता है और डॉक्टर भी इस आदमी पे विश्वास कर लेता है और वो अपनी बंदूक नीचे कर देता है। तभी वो गार्ड डॉक्टर के पास आता है और उसे एक चाकू से मारने वाला होता है। तभी अचानक यहाँ पे फ्रंटमैन आ जाता है और वो इस आदमी को मार देता है और कहता है कि तुम किसी का ऑर्गन बेचो, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ के नियमों का उल्लंघन किया है और तुमने इस आदमी को पहले से गेम के बारे में बताया है, जो कि बाकी खिलाड़ियों के लिए अनफेयर है, और मैं चाहता हूँ कि ये गेम बिल्कुल फेयर रहे। और इतना कहने के बाद फ्रंटमैन यहाँ से चला जाता है और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि डॉक्टर को मार दो, क्योंकि इसने भी नियमों का उल्लंघन किया है। और अब ये लोग डॉक्टर को मार देते हैं। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो फ्रंटमैन के कमरे में पहुंच चुका है, लेकिन अब फ्रंटमैन पहुंचता है उस आदमी के पास जिसे जुनहो ने मारा है, और इसे देखने के बाद फ्रंटमैन समझ जाता है कि इनका एक और साथी अभी भी जिंदा है और वो यहाँ से भाग गया है, इसलिए फ्रंटमैन कहता है कि उस आदमी को ढूंढो। लेकिन अब जुनहो फ्रंटमैन के पूरे कमरे में घूम रहा है। तभी उसे एक खुफिया कमरा मिलता है जहाँ सारे प्लेयर्स की डिटेल है और यहाँ पे बहुत सारी फाइलें होती है और कुछ फाइलें 90 की दशक की होती है, और इसे देख के हमें पता लगता है कि ये गेम बहुत पहले से चल रहा है। और यहाँ पे सारे प्लेयर्स की लिस्ट होती है और उसके साथ साथ किन किन लोगों ने इस गेम को जीता है उसकी भी लिस्ट होती है, इसीलिए जुनहो अब इस पूरी लिस्ट को देखने लगता है। तभी हम गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को रात में ही जगा दिया है और अब वो उन सारे खिलाड़ियों को बाहर आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन प्लेयर नंबर 1 की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जिसे यहाँ पे एक नाम मिलता है और ये नाम होता है उसके भाई का, और उसे पता लग जाता है कि उसका भाई यहाँ पे एक प्लेयर था जो यहाँ का विजेता रह चुका है। और अब सारे गार्ड सारे प्लेयर से बात कर रहे हैं कि उन्हें पता चले कि प्लेयर्स में से और भी कोई मिसिंग तो नहीं है। तभी यहाँ पे गिहुन देखता है कि प्लेयर नंबर 1 ने अपने पैंट में ही सुसु कर दिया है, इसीलिए गिहुन अपने जैकेट को उनके कमर से बांध देता है, क्योंकि गिहुन प्लेयर नंबर 1 को बहुत पसंद करता है और प्लेयर नंबर 1 भी सबसे ज्यादा करीब गिहुन से ही है। और अब इन सारे प्लेयर्स को बाहर लेकर के जाया जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि 4 गार्ड्स की डेड बॉडी लटक रही है और उसके साथ साथ डॉक्टर की भी। और अब यहाँ पे सबको बताया जाता है कि जिसने भी इस गेम में चीटिंग करने की कोशिश की उसका भी यही हश्र होगा। और अब इन सारे लोगों को दूसरे जगह पे लेकर के जाया जाता है, जहाँ इन्हें बताया जाता है कि इन्हें 2-2 लोगों की टीम बनानी है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि अभी भी फ्रंटमैन के कमरे में है और वो यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें ले रहा है। तभी बाहर का फोन बजता है और यहाँ पे फ्रंटमैन आता है और वो फोन उठाता है, फिर वीआईपी से बात करता है और कहता है कि हम सही समय पे खेल को शुरू करेंगे और यहाँ पे कुछ परेशानियां हुई थी लेकिन हमने उन सारी चीजों को ठीक कर दिया है। और जुनहो इन सारी बातों को सुन लेता है, इसीलिए वो वापस आकर के फोन से रीडायल करता है, लेकिन उसे उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी हम सारे प्लेयर्स को देखते हैं जिन्हें बताया गया है कि इन्हें 2-2 लोगों की टीम बनानी है। और गिहुन यहाँ पे चाहता था कि वो सांगू के साथ खेले, लेकिन सांगू अली को चुनता है और गिहुन अपने लिए अलग प्लेयर्स ढूंढने लगता है। तभी गिहुन को एक आदमी मिलता है और वो गिहुन को कहता है कि वो उसके साथ खेले, क्योंकि आज 49 प्लेयर है और अंत में सिर्फ 24 लोगों की ही जोड़ी बन पाएगी और एक प्लेयर बच जाएगा और जो बच जाएगा उसे मार दिया जाएगा। और वो आदमी ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी आज मरेगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता। लेकिन गिहुन नहीं चाहता कि प्लेयर नंबर 1 मरे, इसीलिए उस बूढ़े आदमी से आकर के कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, और बूढ़ा आदमी मान भी जाता है। तभी हम सिब्यूक को देखते हैं जिसके पास वही लड़की आती है जो इनके साथ टग ऑफ वॉर में थी, जिसका नाम है जियूंग, और वो सिब्यूक से कहती है कि हम दोनों की टीम बहुत अच्छी बन सकती है और सिब्यूक भी इस बात के लिए मान जाती है। और अब सारे लोगों की जोड़ी बन जाती है, सिर्फ मिनियोंग की जोड़ी नहीं बनती, इसीलिए वो परेशान हो जाती है और वो सबके सामने गिड़गिड़ाने और चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसके साथ जोड़ी नहीं बनाता और सारे यहाँ से चले जाते हैं और वो अकेली छूट जाती है। और अब सारे इस गेम के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी इन सभी को गेम बताया जाता है और इन सबको 20-20 कंचे दिए जाते हैं और कंचों को देखने के बाद सारे प्लानिंग करने लगते हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें दूसरे टीम के साथ खेलना पड़ेगा। तभी इन्हें पता लगता है कि इन लोगों ने जिसके साथ जोड़ी बनाई है इन्हें उन्हीं के साथ खेलना है, इसीलिए अब सारे बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि सबने अपने सबसे प्रिय आदमी को चुना होता है। इसीलिए थोड़ी देर तक सब परेशान रहते हैं, लेकिन अंत में उनको एहसास होता है कि उन्हें कैसे भी गेम को खेलना पड़ेगा, इसीलिए सारे गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। तब अली सांगू को कहता है कि उसे ये गेम खेलना ही नहीं आता और सांगू उसे सिखाता है और ये खेल शुरू हो जाता है। तभी हम प्लेयर नंबर 1 को देखते हैं जिसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो हर चीज को भूलता जा रहा है और उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ पे क्यों है, इसीलिए वो गेम नहीं खेलता। इसीलिए जिहुन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है
तभी हम जियोंग को देखते हैं जो सिबियोक से कहती है कि हम पूरे समय गेम नहीं खेलेंगे, हमारे पास आधे घंटे का वक्त है, लेकिन इस पूरे समय में हम सिर्फ बात करेंगे और अंत के टाइम में हम सिर्फ एक गेम खेलेंगे और उसी से हार और जीत का निर्णय करेंगे। और दूसरी तरफ गेम ऐसे ही चलते जाता है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि अली सारे कंचों को जीतता जा रहा है और अब सांगू के पास सिर्फ एक कंचा बचा है। तभी हम ड्यूक्सू को देखते हैं जिसका पार्टनर उसके सारे कंचे जीत गया है, इसीलिए ड्यूक्सू कहता है कि अब हम गेम को बदल देंगे और अब हम दूसरा खेल खेलेंगे। और ड्यूक्सू एक दूसरा गेम खेलने लगता है और उसमें वो अपने पार्टनर को हरा देता है, इसीलिए जल्दी ही ड्यूक्सू के पार्टनर को मार दिया जाता है। तभी हम सांगू को देखते हैं जो कि अली पे गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तू शायद मेरे साथ चीटिंग कर रहा है क्योंकि तूने कहा था कि तुझे ये गेम भी खेलना नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर के बाद सांगू अब गिड़गिड़ाने लगता है अली के सामने और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। और फिर वो अली के साथ चालाकी करने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। सारे लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, लेकिन आधे घंटे में सारे खिलाड़ी इस खेल को खत्म नहीं कर पाएंगे, तो जितने भी लोग बचेंगे उन्हें दूसरी टीम के साथ खिलाया जाएगा और हम भी वही करेंगे। हम भी आखिरी समय तक इंतजार करेंगे और हम दूसरी टीम के साथ खेलेंगे और जीत जाएंगे। इसीलिए अब हमें एक ऐसी टीम को ढूंढना है जो टीम कमजोर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ टीम को ढूंढने जा रहा हूँ। और जब अली जाने लगता है तब सांगू उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अंत के समय में लोग कंचे छीनने लगेंगे, इसीलिए तुम्हें अपने कंचे को सलामत रखना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपना टी शर्ट फाड़ता है और अली की पोटली को अपने टी शर्ट के कपड़े के साथ बांध देता है और कहता है कि जाओ, और अली यहाँ से चला जाता है। तभी सांगू आता है गार्ड के पास और हमें पता लगता है कि सांगू ने अली के सारे कंचे ले लिए हैं और उसने उसे पत्थर भर के दे दिया है। इसीलिए अब सांगू गार्ड को 20 कंचे दे देता है और कहता है कि नियम के मुताबिक मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मेरे पास 20 कंचे हैं। तभी यहाँ पे अली आता है और गार्ड उस पर बंदूक तान देता है। तब अली देखता है कि उसकी पोटली में सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, इसीलिए अली को यहाँ पे मार दिया जाता है। तभी हम सिबियोक और जियोंग को देखते हैं और जियोंग यहाँ पे सिबियोक के बारे में पूछती है। तब सिबियोक बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया की है, लेकिन जब वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तभी उसके पिता को गोली मार दिया गया और सिबियोक अपने भाई को लेकर के भागने लगी, लेकिन उसकी माँ को पकड़ लिया गया और उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। इसीलिए वो इन सारे पैसों को कमाना चाहती है ताकि वो अपनी माँ को वापस ला सके और उसके साथ साथ अपने भाई को अच्छी जिंदगी दे सके। और इन सारी बातों को सुनने के बाद जियोंग अपनी कहानी बताती है कि उसके पिता बहुत बेरहम थे और वो उसकी माँ को हमेशा मारते थे और उसके साथ साथ वो जियोंग के साथ भी गंदे काम करते थे। और एक दिन जब जियोंग घर लौटी तब उसने अपने पिता के हाथ में चाकू देखा क्योंकि उसने उसकी माँ को मार दिया था, इसीलिए जियोंग ने भी अपने पिता को मार दिया और उसके बाद वो जेल चली गई। और जब जेल से वो वापस आई तब उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। तभी उसे इस गेम के बारे में पता चला और वो इस गेम को खेलने आ गई। और जियोंग ये भी कहती है कि उसका सपना है कि वो एक बीच पे जाए और वो एक बीच का नाम भी रखती है। और उसके बाद वो सिबियोक को कहती है कि हमें अब इस गेम को खेलना चाहिए। और इतना कहने के बाद जियोंग कहती है कि जो अपने कंचों को सबसे आगे फेंकेगा वो इस गेम को जीतेगा। और अब सिबियोक सबसे पहले कंचा फेंकती है और जब जियोंग की बारी आती है तब वो अपने कंचों को वहीं पे छोड़ देती है और सिबियोक समझ जाती है कि जियोंग जानबूझ के हार रही है। तब जियोंग कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, तुम अपने भाई को अच्छे से पालना और उस बीच पर भी जाना जिस बीच पे जाना मेरा सपना था। और इतना कहने के बाद वो सिबियोक को सारे कंचे दे देती है और गार्ड जियोंग को गोली मार देते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद सिबियोक टूट जाती है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी को मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो गेम खेले, लेकिन वो बूढ़ा आदमी पागल होते जा रहा होता है। इसीलिए गिहुन गुस्सा हो जाता है और वो उसे बहुत डांटता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इस गेम को खेलूंगा और अब ये लोग इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते गिहुन अपने सारे कंचे हार जाता है इस बूढ़े आदमी से और अब उसके पास अपना आखिरी कंचा बचा होता है और वो उसे भी दाव पे लगाता है, लेकिन गिहुन इसे भी हार जाता है। तभी गिहुन को पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी भूल चुका है, इसीलिए इस चीज का फायदा उठा करके गिहुन अपनी हार को जीत में बदल देता है और वो ऐसे ही गेम खेलते जाता है। बार बार वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है और बार बार गिहुन इसे जीत जाता है और गिहुन को लगता है कि वो सारे कंचे जीत चुका है, इसीलिए वो गार्ड के पास जाता है। तब उसे पता लगता है कि उसके पास 19 कंचे ही हैं और अभी भी एक कंचा उस बूढ़े आदमी के पास है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फिर से पागलों की तरह भटकने लगता है। तब गिहुन उसके पास फिर से जाता है और कहता है कि हमें इस गेम को खेलना पड़ेगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भागता जाता है और अंत में जब गिहुन उसे खेलने के लिए कहता है तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हम सिर्फ एक बार खेलेंगे और इस बार हम अपने सारे कंचे दाव पे लगाएंगे। तब गिहुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बेवकूफी है, तुम्हारे एक कंचे के बदले में अपने सारे कंचे दाव पे लगा दूं। तब इस बात को सुन करके वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेवकूफी ये नहीं, बेवकूफी ये है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना करके मेरे सारे कंचे जीत लिए। और अब इस बात को सुनने के बाद गिहुन बहुत चक्का रह जाता है और उसे पता लग जाता है कि इस बूढ़े आदमी ने जानबूझ के ऐसा किया था और वो जानबूझ के अपने सारे कंचे हारा था, इसीलिए गिहुन यहाँ पे रोने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी अपना आखिरी कंचा गिहुन को दे देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा जाओ। और वो गिहुन का शुक्रिया अदा भी करता है क्योंकि गिहुन ने उसकी बहुत मदद की थी। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद गिहुन टूट जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है कि इन लोगों ने इस बूढ़े आदमी को भी मार दिया। 7वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो बहुत ही परेशान है क्योंकि वो कैसे भी उस आखिरी आदमी को ढूंढना चाहता है। तभी सारे के सारे खिलाड़ी हॉल में वापस आ जाते हैं और यहाँ वापस आते ही वो सबसे पहले मिनियो को देखते हैं
और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मिनियो को उन लोगों ने जिंदा कैसे छोड़ दिया। तब मिनियो सबको चिढ़ाती है और कहती है कि उन लोगों ने कहा कि मैं कमजोर कड़ी हूँ, इसीलिए उन लोगों ने मुझे नहीं मारा। तभी हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो अपने टेलीफोन के पास जाता है। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई है, क्योंकि उसने रिसीवर को उल्टा रखा था, लेकिन अभी रिसीवर सीधा पड़ा हुआ है। इसीलिए वो बंदूक लेकर के चारों तरफ उस आदमी को ढूंढने लगता है और वो नीचे पहुंचता ही है। तभी उसे अपने आदमी का कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। इसलिए फ्रंटमैन जल्दी ही पहुंचता है उस डेड बॉडी के पास और उसे उस डेड बॉडी के पास से उसकी आईडी कार्ड भी मिलती है और उसे पता लगता है कि ये आदमी एक पुलिस वाला था। इसीलिए फ्रंटमैन अपने आदमियों को कहता है कि इसकी डेड बॉडी को जला दो। तभी हमारे सामने फिर से हॉल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा हताश देखते हैं। तभी यहाँ पे हमें एक आदमी नजर आता है जो यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ आया था। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि आज उसकी पत्नी ने उसके लिए जान दे दी। इसीलिए वो सबको कहता है कि हमें इस गेम को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद सांगू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी की मौत का इतना ही दुख है तब तुम क्यों नहीं मर गए अपने पत्नी के बदले। और इतना कहने के बाद सांगू सारे लोगों से कहता है कि अगर हम यहाँ से बाहर गए तो बाहर की जिंदगी हमारे लिए और भी बदतर होगी, क्योंकि वहाँ पे कर्जदार हमें ढूंढ रहे हैं। तभी हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो पहुंचता है अपने मालिक के पास और कहता है कि सारे के सारे वीआईपी जा चुके हैं और अब आपको उनके पास जाना चाहिए। तब इसका मालिक कहता है कि आज तुम गेम को होस्ट करो, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। और फ्रंटमैन पहुंचता है सारे वीआईपीज के पास और वो सारे लोगों को लेकर के अंदर आने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे वीआईपीज ने भी मास्क पहन रखा है, क्योंकि यहाँ का नियम है कि कोई किसी की शक्ल नहीं देखेगा। तभी हमारे सामने फिर से हॉल का दृश्य आता है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने खुदकुशी कर ली है जिसकी पत्नी ने उसके लिए जान दी थी। तभी हम जुन्हो को देखते हैं जो एक वेटर को मार देता है और ये वेटर सारे वीआईपीज को सर्व करने वाला था। और अब जुन्हो उनके कपड़े पहन करके चला जाता है वीआईपीज के पास। तभी हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो सारे वीआईपीज को कहता है कि आज हम गेम खेलने वाले हैं स्कीपिंग स्टोन्स। और इस गेम को सुनने के बाद अब सारे लोग तैयार हो जाते हैं एक रोमांचक गेम देखने के लिए। और अब जल्दी ही सारे प्लेयर्स को भेजा जाता है एक कमरे में जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे उतने ही नंबर्स हैं जितने खिलाड़ी हैं और सारे खिलाड़ियों को एक एक नंबर चुनने के लिए कहा जाता है। इसीलिए सारे लोग बीच के नंबर्स उठा लेते हैं क्योंकि कोई भी पहले या बाद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी कुल 16 खिलाड़ी बचे हैं और यहाँ पे 16 नंबर्स हैं। तो किसी को नहीं पता कि ये गेम 16 से शुरू होगा या फिर 1 से, इसीलिए सब बीच वाला नंबर चुनते हैं। लेकिन गिहुन अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाता और वो बहुत ही कंफ्यूज नजर आता है और देखते ही देखते सारे नंबर्स गायब हो जाते हैं और अंत में सिर्फ नंबर 1 और नंबर 16 बच जाता है। और यहाँ पे जाने के बाद गिहुन और भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो पहला नंबर चुने या आखिरी। और जब वो पहला नंबर चुनने वाला होता है तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं पहले नंबर को चुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में हमेशा लास्ट आया हूँ, लेकिन आज मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो आदमी पहले नंबर वाला नंबर ले लेता है और अब गिहुन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लास्ट वाला नंबर चुने। और नंबर चुनने के बाद सारे लोग पहुंचते हैं उस कमरे में जहाँ पे ये खेल होने वाला है। और यहाँ जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि आज स्कीपिंग स्टोन का गेम होने वाला है। और यहाँ पे दोनों तरफ शीशे लगाए हुए हैं, एक टेम्पर्ड ग्लास है और एक नॉर्मल ग्लास है। और इन्हीं शीशों पे कदम रख करके आपको थोड़ी दूरी तय करनी है और अगर आपने गलत शीशे पे पैर रखा तब वो शीशा उसी समय टूट जाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपने टेम्पर्ड ग्लास पे पैर रखा तब आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। और इस पूरे गेम में सिर्फ 16 मिनट का समय होता है, इसीलिए सबसे पहले जाने की बारी आती है नंबर 1 की। और अब नंबर 1 अपने आप को कोसने लगता है कि उसने ये नंबर क्यों चुना, क्योंकि वो जानता है कि अंत वाले के लिए ये गेम आसान होगा क्योंकि बाकी लोग उससे पहले आगे जा चुके होंगे और उसे पता लग जाएगा कि उसे कौन से शीशे पे पैर रखना है। इसीलिए अब नंबर 1 आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरे ही कदम पे उसका शीशा टूटता है और नंबर 1 नीचे गिर जाता है। फिर नंबर 2 जाता है और वो बस एक और कड़ी को पार कर पाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। और देखते ही देखते 4-5 लोग नीचे गिर के मर जाते हैं और एक के बाद एक लोग ऐसे ही मरते जाते हैं। तभी सांगू गिहुन से कहता है कि समय खत्म हो रहा है और अब सारे लोग डरे हुए हैं और मुझे डर है कि कहीं कुछ लोग आगे ना बढ़े और वो बीच में ही रुक जाएं। और ऐसा ही होता है, एक आदमी बीच में रुक जाता है और वो आगे जाने से मना कर देता है। इसीलिए अब सारे लोग डरने लगते हैं और सब एक एक शीशे पे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। लेकिन वो आदमी अभी भी आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तब ड्यूक्सू आगे आता है और वो उस आदमी को धक्का दे देता है। लेकिन अब ड्यूक्सू भी चालाकी दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर तुम लोगों को आगे बढ़ना है तब तुम आगे बढ़ो। और इस चीज को देखने के बाद कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो ड्यूक्सू को नीचे फेंकने की धमकी देते हैं, लेकिन उल्टा ड्यूक्सू उन्हें ही फेंक देता है। तभी मीनू आगे आती है और कहती है कि मैं आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन वो पास आने के बाद ड्यूक्सू को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और इतना कहने के बाद वो ड्यूक्सू को जोर से पकड़ लेती है और वो ड्यूक्सू को लेकर के एक शीशे पे गिर जाती है और वो शीशा टूट जाता है और ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। और मिन्यू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि वो आगे तक नहीं जा पाएगी और वो मर जाएगी, लेकिन वो मरने से पहले ड्यूक्सू को मारना चाहती थी। और एक बार फिर से अब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक एक करके लोग मरने लगते हैं और अंत में सिर्फ यहाँ पे 4 लोग बचते हैं, सिबियोक, गिहुन, सांगू और उनके सामने एक बूढ़ा आदमी होता है जो इन्हें कहता है कि उसने कई वर्षों तक कांच के फैक्ट्री में काम किया है, इसीलिए उसे पता है कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है और वो सिर्फ शीशे को देख करके बता सकता है। इसीलिए वो ध्यान से देखता है और आगे पार करने लगता है और उसे देखने के बाद बाकी तीनों लोग भी पार करने लगते हैं। तभी वीआईपी कहते हैं कि आदमी जरूर कुछ जानता है
है शीशे के बारे में, इसीलिए वो आगे बढ़ता जा रहा है और हमें मजा नहीं आ रहा है। और इस चीज को देखने के बाद फ्रंटमैन कहता है कि मुझे चेक करने दो। और जब फ्रंटमैन उस आदमी की प्रोफाइल चेक करता है तब उसे पता लगता है कि आदमी शीशे के फैक्ट्री में काम करता था और अभी वो रोशनी की मदद से शीशे को पहचान पा रहा है। इसीलिए फ्रंटमैन वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है, लेकिन बस अब एक आखिरी कांच बचा होता है। तब वो आदमी कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं शीशे की आवाज को सुनने के बाद बता सकता हूँ कि ये टेम्पर्ड ग्लास है या फिर नॉर्मल ग्लास। और वो कहता है कि मुझे फेंकने के लिए कुछ चाहिए। तब गिहुन उसे एक कंचा देता है और वो एक शीशे पे कंचा फेंकता है और कहता है कि मुझे एक और कोई चीज चाहिए ताकि मैं दूसरे शीशे पे फेंक सकूं, तभी मैं बता पाऊंगा कि दोनों में टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। लेकिन अब इनके पास फेंकने के लिए कुछ भी नहीं होता है और समय निकलता जा रहा होता है। और इस चीज को देखने के बाद सांगू परेशान हो जाता है और वो आगे कूदता है और उस बूढ़े आदमी को एक कांच पे फेंक देता है और वो कांच नॉर्मल कांच होता है, इसीलिए वो आदमी नीचे गिर करके मर जाता है। लेकिन अब इन्हें पता है कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, इसीलिए ये लोग गेम को पार कर लेते हैं। तभी हम जुनहो को देखते हैं जिसे एक वीआईपी छूने की कोशिश कर रहा है और वो उसे मास्क उतारने के लिए कहता है। तब जुनहो कहता है कि अगर मैंने यहाँ मास्क उतारा तब ये लोग मुझे मार देंगे, इसीलिए हमें कमरे में जाना चाहिए। और वो वीआईपी जुनहो को लेकर के कमरे में चला जाता है और कमरे में जाते ही वीआईपी के ऊपर बंदूक तान देता है और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद वीआईपी को सारी बातें बताने के लिए कहता है। और सब कुछ जानने के बाद वीआईपी को बेहोश करके यहाँ से निकल जाता है। तभी फ्रंटमैन को ये बात पता लग जाती है और वो अपने सारे आदमियों को भेजता है जुनहो के पीछे। तभी हम देखते हैं कि इस गेम को पार करने के बाद सारे कांच को तोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इनके शीशों ने अब इन तीनों लोगों को जख्मी कर दिया है और सबसे ज्यादा सिबियोक को, क्योंकि अब एक कांच का टुकड़ा सिबियोक के पेट में घुस चुका है। फिर भी घायल हालत में इन तीनों को यहाँ से बाहर लेकर के जाया जाता है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो कि यहाँ से दूर निकल चुका है और वो पानी से निकलने के बाद यहाँ से बाहर जा रहा है ताकि वो नेटवर्क में आ सके और अपने सीनियर्स को यहाँ पे बुला सके। तभी हम गिहुन को देखते हैं जो हॉल में जाने के बाद सांगू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि सांगू ने आज एक बुजुर्ग आदमी को मारा है। और इस बात को सुनने के बाद सांगू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे जीतने के लिए ऐसा करना पड़ा और मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुम होते तो तुम वहाँ पे रुके रहते और हम सारे लोग मारे जाते। और इस बात को सुन के गिहुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं बेवकूफ हूँ और तुम चालाक हो, तब इतने चालाक होने के बाद भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और गार्ड्स यहाँ पे इनके लिए नए कपड़े लाए हैं और वो कहते हैं कि अब आपको ये कपड़े पहनने पड़ेंगे और सारे लोग चेंज करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिबियोक के पेट में बहुत बड़ा कांच घुस गया है और अब सिबियोक उस कांच को बाहर निकालती है और वहाँ पे बस एक कपड़ा बांध लेती है। तभी हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो कि जुनहो का पीछा कर रहा है और वो भी उसके पास पहुंच चुका है और वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। तभी जुनहो अपने सीनियर को कॉल करता है और वो उसे पूरी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण इसकी आवाज वहाँ तक नहीं जाती। इसीलिए अब जुनहो सारी रिकॉर्डिंग और सारे फाइल्स को अपने सीनियर्स के पास भेज देता है। तभी हम फिर से तीनों प्लेयर्स को देखते हैं और आज इन्हें खाना खिलाया जा रहा है, अच्छा खाना, और सब लोग खाना खाने लगते हैं। तभी गिहुन देखता है कि सिबियोक खाना नहीं खा पा रही है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता कि सिबियोक घायल है। और जब इनका खाना खत्म हो जाता है तब इनकी सारी प्लेटें उठा ली जाती हैं, लेकिन अभी भी इनके सामने एक एक चाकू छोड़ दिया जाता है। तभी हम जुनहो को देखते हैं जो भागता जा रहा है और अब फ्रंटमैन अपने आदमियों के साथ जुनहो के पास पहुंच जाता है और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तब जुनहो इन्हें कहता है कि मैंने पुलिस वालों को खबर कर दी है और अब पुलिस कभी भी यहाँ पे आ सकती है, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि तुम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तब फ्रंटमैन कहता है कि इस आइलैंड पे नेटवर्क नहीं होता, अगर तुमने कुछ भेजा भी होगा फिर भी वो पुलिस वालों तक नहीं पहुंचा होगा। और इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। तब जुनहो उस पर बंदूक तान देता है और फ्रंटमैन कहता है कि तुम्हारे बंदूक में अब सिर्फ एक ही गोली बची है और हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और अगर तुमने मुझे मारा तब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और इतना कहने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी जुनहो इस आदमी के कंधे पे गोली मार देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी फ्रंटमैन अपने आदमियों को रोक देता है और जुनहो पे गोली नहीं चलाने देता। इसीलिए अब जुनहो को इस आदमी पे शक होता है कि आखिर ये आदमी उसे क्यों बचा रहा है। इसीलिए जुनहो इस आदमी को मास्क उतारने के लिए कहता है और जैसे ही फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है जुनहो को पता लगता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। इसीलिए अब फ्रंटमैन जुनहो से कहने लगता है कि मेरे साथ वापस चलो और बस यही एक तरीका है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन अब जुनहो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो अपने भाई को कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और इस बात को सुनने के बाद फ्रंटमैन जुनहो के कंधे पे गोली मार देता है और जुनहो नीचे गिर जाता है। तभी हम हॉल में तीनों प्लेयर्स को देखते हैं और गिहुन देखता है कि सिबियोक की हालत बहुत खराब है, इसीलिए वो सिबियोक के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब सिबियोक इसे ठीक से जवाब नहीं देती। तब गिहुन सिबियोक से कहता है कि अब हमें एक साथ होकर के खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सांगू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि ये आदमी कुछ भी कर सकता है और किसी को भी मार सकता है। और अब इस बात को सुनने के बाद सिबियोक गिहुन से पूछती है कि इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे। तब गिहुन कहता है कि पहले वो अपनी माँ का इलाज करवाएगा, फिर उनके लिए एक बड़ी सी दुकान खरीदेगा और उसके बाद वो अपनी बेटी को अपने पास लाएगा और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करेगा। और अब गिहुन सिबियोक से पूछता है कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी। तब सिबियोक कहती है कि वो अपने भाई को अनाथ आश्रम से बाहर निकालेगी और वो भी एक बड़ा सा घर बनाएगी और अपनी माँ को भी वापस लाएगी और ये सब लोग एक साथ रहेंगे। और इतना कहने के बाद सिबियोक गिहुन को वादा करने के लिए कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तब वो उसके भाई का ख्याल रखेगा। और इस बात को सुनने के बाद गिहुन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों यहाँ से एक साथ निकलेंगे और हम पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। और इनकी बातें चली रही
होती है तभी गेहूं देखता है कि सांगू सो चुका है, इसीलिए वो अपनी चाकू लेकर के आगे बढ़ने लगता है ताकि वो सांगू को मार सके। तब सिबियोक कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम किसी को नहीं मारना चाहते। और इस बात को सुनने के बाद गेहूं जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि सिबियोक बेहोश हो चुकी है और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके जख्म पे। इसीलिए गेहूं भाग करके पहुंचता है दरवाजे पे और वो चिल्लाने लगता है मदद के लिए। तब थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही गेहूं देखता है कि इनके हाथ में एक ताबूत है और ताबूत देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और वो जैसे ही सिबियोक की तरफ मुड़ता है वो देखता है कि सांगू ने सिबियोक को मार दिया है। और इस चीज को देखने के बाद गेहूं अपना होशो हवास खो देता है और वो सांगू को मारने के लिए चाकू लेकर के दौड़ता है, लेकिन यहाँ के गार्ड्स इन्हें रोक देते हैं। लेकिन अब सांगू बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि सिबियोक के मरने के बाद उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। तभी दूसरी तरफ हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो अपने घाव को साफ कर रहा है, लेकिन वो भी बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपने भाई को गोली मारी है। और अब जल्दी ही सुबह हो जाती है और गेहूं और सांगू को लेकर के जाया जाता है फाइनल गेम के लिए। और फाइनल गेम है स्क्विड गेम। इसीलिए स्क्विड गेम को खेलने से पहले यहाँ पे टॉस होता है और टॉस जीतने के बाद खिलाड़ी चुनता है कि उसे ऑफेंस खेलना है या फिर डिफेंस। और गेहूं इस टॉस को जीत जाता है, इसीलिए वो ऑफेंस चुनता है। और अब ऑफेंस वाले को डिफेंस वाले को कैसे भी सर्कल से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो इस खेल को जीतेगा। और डिफेंस वाले ने अगर एक सर्कल के अंदर ऑफेंस वाले को पकड़ लिया तब वो उस गेम को जीत जाएगा। और अब इन्हें इस गेम के सारे नियम पता लगते हैं। इस गेम में कोई भी नियम नहीं है और अगर एक खिलाड़ी मर जाता है तब दूसरा खिलाड़ी इस खेल को जीत जाएगा। और अब जल्दी ये खेल शुरू हो जाता है और खेल के शुरू होते ही गेहूं सांगू के आंख में धूल झोंक देता है और वो पूरे सर्कल में घूमने लगता है। और अब यहाँ पे इनके पास चाकू भी है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को मार भी सकते हैं। तब सांगू यहाँ पे गेहूं से कहता है कि तुम मुझ पे इसलिए गुस्सा हो कि मैंने सिबियोक को मारा। तब गेहूं कहता है कि हाँ, आखिर तुमने सिबियोक को क्यों मारा। तब सांगू कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तब तुम दोनों मिल करके इस खेल को खत्म करवा देते और खेल रद्द हो जाता और किसी को कुछ भी नहीं मिलता इतना आगे आने के बाद भी। इसीलिए मैंने उसे मारा क्योंकि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तब गेहूं कहता है कि मैं तुझे पैसे के साथ भी नहीं जाने दूंगा। और इतना कहने के बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और ये दोनों चाकू से एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। तभी लड़ते लड़ते इन दोनों की चाकू नीचे गिर जाती है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी सांगू चाकू उठाता है और वो गेहूं को घायल करके नीचे गिरा देता है और फिर वो गेहूं पे चाकू चलाता है, लेकिन गेहूं उस चाकू को अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन वो चाकू उसके हाथ के आर पार हो जाती है। तभी गेहूं सांगू के पैर पे काट लेता है और सांगू नीचे गिर जाता है। और सांगू के नीचे गिरते ही गेहूं उसे बहुत मारता है और बेहोश कर देता है। और बेहोश करने के बाद वो अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो आखिरी खांचे के पास जाकर के रुक जाता है। अगर गेहूं उस खांचे में पैर रख देगा तब वो इस खेल को जीत जाएगा। और इस चीज को देखने के बाद गार्ड पहुंच जाता है सांगू के पास और वो उसके सर पे बंदूक तान देता है और अगर गेहूं ने बाहर पैर रखा तब वो सांगू को मार देगा। इसीलिए गेहूं चिल्ला करके कहता है कि मैं इस खेल से बाहर जाना चाहता हूँ और मुझे इस खेल को नहीं खेलना, इसीलिए इस खेल को अभी के अभी रद्द कर दो। और इतना कहने के बाद गेहूं सांगू के पास वापस आता है और कहता है कि बहुत हुआ ये सब, अब चलो हम अपने घर वापस चलते हैं। तब सांगू रोने लगता है और गेहूं को कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद वो अपने गले में चाकू मार लेता है क्योंकि सांगू नहीं चाहता कि ये दोनों खाली हाथ यहाँ से जाए, इसीलिए सांगू अपनी जान दे देता है ताकि पैसों के साथ गेहूं बाहर निकल सके। और मरते समय सांगू बार बार गेहूं को कहता है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखे। और इतना कहने के बाद सांगू मर जाता है और गेहूं इस खेल को जीत जाता है। और अब जल्दी यहाँ के सारे लोग भी चले जाते हैं और हम गेहूं को देखते हैं जिसे फ्रंटमैन एक गाड़ी में लेकर के जा रहा है और उसे जीतने के लिए बधाई दे रहा है। और उसके बाद वो गेहूं को बेहोश कर देता है और जब गेहूं की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को सड़क पे पाता है और तभी उसे अपने मुंह के अंदर एक एटीएम कार्ड मिलता है और गेहूं पहुंचता है एक एटीएम मशीन के अंदर जहाँ से वो 1000 वॉन निकालता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके अकाउंट में अरबों वॉन पड़े हुए हैं। और इस चीज को देखने के बाद गेहूं अपने घर की तरफ आने लगता है। तभी उसे सांगू की माँ मिलती है जो उसे कुछ मछलियाँ देती है और कहती है कि उसकी माँ कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकली है। और इस बात को सुनने के बाद गेहूं पहुंचता है अपने घर और वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए अब गेहूं और भी ज्यादा टूट जाता है और वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाता है। और ऐसे ही सालों का वक्त बीत जाता है और अब गेहूं एकदम पागलों की तरह हो गया है। तभी गेहूं के घर पे एक दिन उसके बैंक का मैनेजर आता है और वो उसे कहता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने पैसों को एक स्कीम में लगाएं। लेकिन गेहूं इस बात को नहीं सुनता और वो उस मैनेजर से कुछ पैसे उधार मांगने लगता है और वो मैनेजर उसे कुछ पैसे देता है और इन पैसों को लेकर के गेहूं निकल जाता है और वो नदी के किनारे बैठ करके शराब पीने लगता है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और उससे फूल खरीदने के लिए कहती है और जैसे ही गेहूं उन फूल को खरीदता है उसे अंदर एक कार्ड मिलता है जिसपे एक एड्रेस लिखा होता है। और जैसे ही गेहूं उस एड्रेस पे पहुंचता है वो अपने सामने प्लेयर नंबर 1 को पाता है और उसे देखने के बाद वो चौंक जाता है और समझ नहीं पाता है कि प्लेयर नंबर 1 अभी तक जिंदा कैसे है। तब प्लेयर नंबर 1 अपना नाम बताता है कि उसका नाम है ओ इल्नाम। और गेहूं यहाँ पे इस आदमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये सब किया धरा इसी आदमी का है। इसीलिए गेहूं कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसीलिए मुझे अभी के अभी बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब इल्नाम कहता है कि सड़क पे उस आदमी को देख रहे हो, वो जल्दी ही मरने वाला है और अगर रात 12 बजे से पहले उसकी किसी ने मदद कर दी तब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा और अगर नहीं की तब तुम इस गेम को हार जाओगे, इसीलिए बताओ कि तुम दाव पे क्या लगा रहे हो। और गेहूं कहता है कि मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा रहा हूँ। और अब इल्नाम सारी बातें बताना शुरू करता है कि वो एक बहुत ही अमीर आदमी था
लेकिन उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसके साथ साथ उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। और इसके साथ इसके जैसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी रस नहीं बच गया था। और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे थे और उनकी भी जिंदगी में कोई रस नहीं बच गया था। इसीलिए हमने दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया। उन प्लेयर्स को खेलता हुआ देख करके हमें मजा आता था और उस खेल को खेलने के बाद प्लेयर्स को मजा आता था। और इस चीज को सुनने के बाद गिहुन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सिर्फ मजे के लिए तुमने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। तब इल्नाम कहता है कि हमने किसी को भी मजबूर नहीं किया, सब लोग अपनी मर्जी से उस गेम को खेलने आए, यहाँ तक कि हमने उन्हें एक मौका भी दिया था बाहर जाने के लिए, फिर भी सारे लोग वापस आ गए और तुम भी वापस आए। और आखिरी गेम में मैंने निश्चय किया था कि मैं भी इस खेल को खेलूंगा, क्योंकि देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है और इस खेल में तुमने हमेशा मेरी मदद की और मेरी जिंदगी को एक बार फिर से हरा भरा कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इन बातों को बोलते बोलते इल्नाम चुप हो जाता है। तभी गिहुन देखता है सड़क पे और वो देखता है कि कुछ लोग उस आदमी की मदद कर रहे हैं और तभी 12 बज जाता है और गिहुन इल्नाम से कहता है कि वो जीत गया। तभी वो देखता है कि इल्नाम मर चुका है और इल्नाम को मरा हुआ देखने के बाद गिहुन को फिर से थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब गिहुन यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम हार गए। तभी हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो इल्नाम के लाश के पास आता है और उसे सारी बातें याद आती हैं कि कैसे इल्नाम ने कहा था कि वो वीआईपी को पिक नहीं करेगा और उसने फ्रंटमैन को आगे भेज दिया था और वो खुद इस गेम को खेलने लगा था। लेकिन अब हम फिर से गिहुन को देखते हैं और वो समझ गया है कि उसे अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी पड़ेगी, इसीलिए वो सबसे पहले अपने बाल कटवाता है और बाल कटवाने के बाद वो पहुंचता है सिबियोक के भाई के पास और उसके भाई को लेकर के पहुंचता है सांगू की माँ के पास। और हम देखते हैं कि सांगू की माँ की दुकान बिक चुकी है और अब वो सड़क पे एक छोटी सी दुकान चला रही है, इसीलिए गिहुन यहाँ पे सांगू की माँ को कहता है कि वो इस बच्चे का ख्याल रखे। और इतना कहने के बाद वो सांगू की माँ को एक बैग दे करके चला जाता है और सांगू की माँ जैसे उस बैग को खोलती है वो देखती है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं और यहाँ पे एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है कि ये पैसे सांगू के हैं। और इन चीजों को देखने के बाद सांगू की माँ समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है और वो समझ जाती है कि उसका बच्चा जरूर किसी परेशानी में है। तभी हम गिहुन को देखते हैं जो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। तभी गिहुन उसी आदमी को देखता है जिसके साथ उसने दागची खेला था और जिस आदमी ने उसे इस गेम का कार्ड दिया था, इसीलिए गिहुन दौड़ता हुआ पहुंचता है उस आदमी के पास, लेकिन वो देखता है कि वो आदमी मेट्रो में बैठ करके यहाँ से चला जाता है। तभी गिहुन उस आदमी से कार्ड छीन लेता है जिस आदमी को इसने कार्ड दिया था और अब गिहुन पहुंचता है एयरपोर्ट, क्योंकि वो यहाँ से निकलने वाला होता है अमेरिका के लिए अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन प्लेन में चढ़ने से पहले वो इस नंबर पे कॉल करता है और वो लोग पूछते हैं कि आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। और जैसे ही गिहुन अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताता है, हमें उधर से फ्रंटमैन की आवाज सुनने को मिलती है जो इसे कहता है कि चुपचाप तुम प्लेन में बैठो और चले जाओ। और इस बात को सुनने के बाद गिहुन समझ जाता है कि इन लोगों की नजर अभी भी इस पे है, इसीलिए गिहुन कहता है कि अब मैं तुम लोगों की बैंड बजाऊंगा और मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो वापस आने लगता है और प्लेन में नहीं चढ़ता। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा सीजन भी जल्दी ही आना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।